नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन। आप नेशनल इंटरनेशनल अफेयर के क्वेश्चन भी जो है वो उनको कह सकते हैं पीजीटी की भाषा में, और डेली बेसिस पर जो है इस उत्तीर्ण सीरीज से जो है ये क्वेश्चन कवर किए जाते हैं। डेली बेसिस पर जो भी करंट अफेयर नेशनल इंटरनेशनल अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं वो जो है वो यहाँ पर कवर किए जाएंगे। मंथली बेसिस पर हमारी अभ्यास सीरीज अलग है, इन दोनों की प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है, चाहे वो उत्तीर्ण पेपर 1 की हो गई, चाहे वो अभ्यास सीरीज की हो गई। ये एलाइड, एचएस और पीजीटी के एग्जाम में और बाकी जो भी एग्जाम होते हैं जहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं डेफिनेटली हेल्प करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। बोलते हैं रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री कैरिंग आउट डेडली स्ट्राइक ऑन पाकिस्तान टेरिटरी। तो बोलते हैं कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने जो है वो पाकिस्तान पर जो है वो घातक हमला किया है। तो पाकिस्तान के ऊपर अभी जबरदस्त हमले जो है वो देखने को मिले हैं, और ये हमले किसके द्वारा किए गए हैं, क्यों किए गए हैं, पूरा सिनेरियो समझेंगे, आपको बड़े अच्छे से समझ आ जाएगी। 2 मिनट में सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ये हमला किया गया है ईरान के द्वारा, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। अब देखो, ईरान कंट्री के द्वारा पाकिस्तान अकेले पर यह हमला नहीं किया गया है। पाकिस्तान के अलावा ईरान के द्वारा जो है वो इराक के ऊपर भी हमला किया गया है, सीरिया के ऊपर भी जो है वो अटैक किया गया है, और डेडली अटैक थे। बहुत ज़्यादा नुकसान इन कंट्रीज़ को देखने को मिला। पाकिस्तान में तो हालांकि 2-3 कैजुअलिटीज जो था वो देखने को मिली थी, परंतु ये समझेंगे कि ईरान आखिरकार ऐसा कर क्यों रहा है। देखो ना, आपको इससे पहले ये सारा समझने के लिए ना 15 दिसंबर के लिए जाना पड़ेगा। 15 दिसंबर को क्या हुआ था, ईरान के ऊपर अटैक हुआ था, और ईरान के ऊपर जो अटैक हुआ था, ईरान के एक पुलिस स्टेशन के ऊपर जो था वो अटैक हुआ था। ये पुलिस स्टेशन जो था वो पाकिस्तान से 60 किलोमीटर की दूरी पर जो था वो था, और यहाँ पर 11 जो ईरान के सिक्योरिटी पर्सनल्स थे ना वो मारे गए थे यहाँ पर, और इस अटैक की जिम्मेवारी ली गई थी जैश अल अदल के द्वारा। जैश अल अदल एक आपको पता है मिलिटेंट ग्रुप है, जिसका मतलब होता है द आर्मी ऑफ जस्टिस। उसके बाद 25 दिसंबर को जो है वो फिर से अटैक होता है ईरान के ऊपर। ईरान के ऊपर ये जो अटैक होता है ना, ये अटैक जो है एक एयर अटैक होता है, और इसमें जो है वो ईरान का एक ब्रिगेडियर जो है वो मारा जाता है, और ईरान इसके लिए जो है वो क्या करता है, इजराइल को जो है उसके लिए ब्लेम करता है। उसके बाद 3 जनवरी 2024 को क्या होता है, ईरान के ऊपर फिर से अटैक होता है। एक मेमोरियल इवेंट यहाँ पर रखा गया था जनरल कासिम सुलेमानी के लिए, और इसमें जो है वो क्या होता है, ट्विन ब्लास्ट, इनके 2 ब्लास्ट यहाँ पर किए जाते हैं, और 94 लोग जो हैं वो यहाँ पर मारे जाते हैं। एक अफगानिस्तान बेस्ड टेररिस्ट ग्रुप था जिसने इसका क्लेम जो था वो लिया कि इन्होंने जो है, हमने जो है ये अटैक किया है। तो इस तरह से ईरान के ऊपर पहले अटैक हुए। अब बारी आती है ईरान की, तो ईरान क्या करता है, 15 जनवरी 2024 थी, 15 और 16 जनवरी को अटैक स्टार्ट कर देता है। सबसे पहले तो ईरान के द्वारा एक मिसाइल छोड़ी जाती है, और ये मिसाइल जो है वो इराक के ऊपर छोड़ी जाती है। इराक में काफ़ी नुकसान यहाँ पर देखने को मिलता है, और सीरिया भी जो है वो इसी दिन जो है वो सीरिया के ऊपर भी जो है वो मिसाइल छोड़ी जाती है, और सीरिया के ऊपर जो है वो एटलीस्ट 4 बैलिस्टिक मिसाइल्स जो है वो छोड़ी जाती हैं। क्योंकि अब ईरान का कहना क्या था कि जो अफगानिस्तान बेस्ड ग्रुप है ना, उसका संबंध सीरिया के साथ है, और उसकी जो कमांड है ना वो सीरिया से चलती है, ये कहना था। उसके बाद जनवरी 16 के दिन जो है वो आता है। जनवरी 16 को ईरान क्या करता है, एक सरप्राइज अटैक जो है वो पाकिस्तान में जो है वो करता है। पाकिस्तान के पंजगौर में जो है ये अटैक किया जाता है, और इसमें क्या किया जाता है, इसमें काफ़ी नुकसान देखने को मिलता है। 1-2 बच्चे मारे जाते हैं, और भी पाकिस्तान क्लेम करता है कि इस तरह से लोग मारे गए। अब ये अटैक क्यों किया गया था आखिरकार पाकिस्तान के ऊपर? पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया गया था जो दिसंबर 15 को जो था वो ईरान के ऊपर अटैक किया गया था ना, एक ग्रुप के द्वारा जिसका नाम हमने जैश अल अदल पढ़ा था, जिसका मतलब होता है द आर्मी ऑफ जस्टिस। दिसंबर 15 को ना इसने ईरान के ऊपर अटैक किया था, और ईरान ने फिर इसके बदले पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया, क्योंकि जैश अल अदल एक सुन्नी इस्लामिस्ट ग्रुप है, और ईरान का कहना ये है कि यहाँ पर ये जो है ऐसा ग्रुप है जिसको ट्रेनिंग दी जाती है पाकिस्तान में। ये जो था वो ईरान का कहना था, तो इसीलिए जो था वो इसको मारा गया, इसीलिए पाकिस्तान के ऊपर अटैक जो था वो किए गए। तो अभी आपको सारा समझ आ गया होगा कि ईरान ने क्यों जो था वो अलग अलग कंट्रीज़ के ऊपर अटैक किया, और मेजरली हम पाकिस्तान के साथ इंडिया भी बॉर्डर शेयर करता है, तो पाकिस्तान का जानना ज़रूरी था, क्योंकि जो ग्रुप था ना उसने ईरान के ऊपर अटैक किया था, और वहाँ पर पाकिस्तान में ट्रेनिंग मिलती थी उस ग्रुप को, तो वही रीज़न था मेनली। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलते हैं हु विल बी अवॉर्डेड द हाईएस्ट ऑनर ऑफ असम स्टेट असम वैभव। तो असम स्टेट का जो असम वैभव अवार्ड है ना वो किसको दिया गया है? अभी हाल फिलहाल में जो है ये अवार्ड जो है वो दिया गया है, परंतु किसको जो है वो दिया गया है? देखिए, ये अवार्ड जो है वो इस वर्ष दिया गया है रंजन गोगोई को। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है, रंजन गोगोई को दिया गया है। ये 2023 का अवार्ड है, ये भी आप बात ध्यान रखना, 2023 का अवार्ड इनको ये मिला है। इनको ये लॉ और जस्टिस के लिए जो है वो दिया गया है। रंजन गोगोई का तो आपको पता ही है कि ये एडवोकेट होने के साथ साथ जज भी रह चुके हैं, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मेनली जो है ये रह चुके हैं। 46th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो था ये बने थे, और इनके द्वारा काफ़ी अहम जो था वो जजमेंट्स भी जो था वो दी गई थी, और साथ में ही
ये बात ज़रूर ध्यान रखें कि जो अभी राम मंदिर बना है, पूरी बात चली हुई है, बना है, उद्घाटन होगा, तो इसकी जजमेंट दी गई थी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो था ये केस चला हुआ था। तो रंजन गोगोई जो चीफ जस्टिस हुआ करते थे, तो उस दौरान इन्हीं के बेंच के द्वारा जो था राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद जो टाइटल था जिस सूट का, उसकी जो जजमेंट था वो दी गई थी। और उसके बाद देखने को मिलता है कि इनकी रिटायरमेंट के बाद जो है ये मेंबर ऑफ राज्यसभा भी जो है वो बनते हैं। तो ये मेंबर ऑफ राज्यसभा हैं जिनको उस टाइम प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद के द्वारा जो था वो चुना गया था। 2020 में जो था वो रंजन गोगोई को चुना गया था प्रेसिडेंट के द्वारा राज्यसभा के लिए। आपको पता है कि प्रेसिडेंट के पास पावर्स होती हैं कि कुछ वो राज्यसभा के लिए जो है सदस्य नॉमिनेट कर सकते हैं। अगर हम प्रेसिडेंट की बात करते हैं तो प्रेसिडेंट जो है वो 12 मेंबर जो है वो राज्यसभा में नॉमिनेट कर सकते हैं अपनी। देखो ये जो 12 मेंबर नॉमिनेट किए जाते हैं ये किसी लिटरेचर से, आर्ट से, साइंस से, सोशल सर्विस कोई है तो इनमें से कहीं से भी जो है वो इनको चुना जा सकता है, इन 12 मेंबर्स को, और प्रेसिडेंट के पास ये पावर होती है। ठीक है, तो इसीलिए रंजन गोगोई को भी जो था वो चुना गया था। ये क्वेश्चन असम वैभव अवार्ड असम का हाईएस्ट अवार्ड है। अगले क्वेश्चन में देखें, बोलते हैं द थीम ऑफ द इंडियन नेवी डेब्यू एट द 2024 रिपब्लिक डे। तो देखो रिपब्लिक डे जब हमारा होता है ना 26 जनवरी को, तो उस दिन एक परेड निकाली जाती है, उसमें अलग अलग स्टेट्स के मेनली इंडिया की जो आर्म्ड फोर्सेस हैं, चाहे नेवी है चाहे आर्मी है, इनके टैब्लू जो है वो दिखाए जाते हैं। 2024 में जो नेवी का टैब्लू होगा, इसकी जो झांकी होगी ना, उसकी थीम क्या है, तो उसकी थीम ना 2 थीम्स रखी गई हैं, और नारी शक्ति और आत्मनिर्भरता जो है ये दोनों थीम्स रखी गई हैं। नारी शक्ति और आत्मनिर्भरता ये दोनों थीम्स जो हैं वो रखी गई हैं। और इस वर्ष देखने को ये मिलेगा आपको डेफिनेटली कि जो नारी शक्ति है ना, और नारी शक्ति को जो है ज़्यादा प्रायोरिटी जो है वो आर्म्ड फोर्सेज में दी जाएगी। नेवी में जो महिलाएं हैं उनकी परफॉर्मेंस भी आपको देखने को मिलेगी, एज वेल एज आर्मी और एयरफोर्स में भी आपको टैब्लू में जो है महिलाओं की पार्टिसिपेशन जो है वो ज़्यादा देखने को इस वर्ष मिलेगी। अच्छा, इससे पहले भी रिपब्लिक डे हुए हैं क्या, उनके ऊपर भी कोई स्पेसिफिक रूप से थीम रखी गई है? हाँ, रखी गई है उनके ऊपर भी स्पेसिफिक रूप से थीम। 2023 में हमें कॉम्बैट रेडी, क्रेडिबल, कोहेसिव एंड फ्यूचर प्रूफ जो है वो देखने को मिलती है। तो यहाँ से ना आप 2 सालों की थीम याद रख सकते हैं। एक तो आप 2024 की ध्यान रख सकते हैं, नारी शक्ति और आत्मनिर्भरता, और इससे पहले जो थी ना उसको भी आप ध्यान रख सकते हैं, 2023 में जो थीम रखी गई थी, ये आप ध्यान रखना। ठीक है जी, तो ये दोनों थीम्स इंपॉर्टेंट हो गई आपके लिए, और यहाँ से क्वेश्चन बनेगा डेफिनेटली। अगले क्वेश्चन में पूछते हैं यहाँ पर, काची खारेक रिसेंटली गॉट GI टैग इज एन इंडिजिनियस वेराइटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो बोलते हैं कि हाल ही में जो है वो GI टैग दिया गया है काची खरेक को, बोलते हैं निम्नलिखित में से किसकी स्वदेशी किस्म है। अभी देखो ये काची खरेक जो है वो GI टैग मिला है एक आइटम्स को, और ये डेट है, डेट यानी कि खजूर जो है, ये खजूर की एक वैरायटी है जिसको ये GI टैग जो है वो मिला है। कहाँ का खजूर है जिसको ये GI टैग मिला है? तो गुजरात का है ये काची खरेक, कच्छ रीजन का, गुजरात का जो कच्छ रीजन है ना वहाँ का ये फ्रूट है जिसको ये GI टैग मिला है, और गुजरात का ये सेकेंड फ्रूट बना है जिसको ये GI टैग दिया गया है। इससे पहले 2011 में जो गिर का केसर मैंगो है ना उसको जो है वो GI टैग जो है वो मिल चुका है। अभी प्रेजेंट डे में ये जूनगढ़ एरिया हो गया, वहाँ का गिर सोमनाथ एरिया हो गया, अमरेली डिस्ट्रिक्ट हो गया, वहाँ पर जो है ये उगाए जाते हैं और इनको GI टैग मिल चुका है। चाहे वो गिर केसर मैंगो हो गया जो 2011 में GI टैग प्राप्त जिसको हुआ था, और गुजरात का ये पहला फ्रूट था। सेकंड फ्रूट गुजरात का काची खरेक यानी कि काची खजूर करके जो है ये वैरायटी है एक, उसको जो है वो दिया गया है। अभी देखो हमने इससे पहले भी तो GI टैग पढ़े हैं, तो हमने क्या पढ़ा था, जो खजूरी गुड़ है ना उसको GI टैग मिला है। उड़ीसा का जो खजूरी गुड़ है उसको GI टैग मिला है। जो उड़ीसा का ही जो है वो ढेकनाल मगजी है उसको GI टैग मिला है। उड़ीसा का ही जो लांजिया सौरा पेंटिंग है उसको GI टैग जो है वो मिला है। तो ये उड़ीसा के हमने GI टैग पढ़े थे। हमने वेस्ट बंगाल का भी पढ़ा था। वेस्ट बंगाल का हमने तंगेल हो गया, गोरोड़ हो गया, कादियाल हो गया, ये साड़ियाँ थी, ये हमने GI टैग के रूप में पढ़ी थी कि इनको अभी हाल फिलहाल में जो है वो GI टैग जो है वो दिए गए हैं। तो इनको इस तरह से देख लेना, ये तंगील हो गया, गोरोड़ हो गया इस तरह से, और ये कादियाल हो गया। इन साड़ियों, ये साड़ियों के प्रकार हैं, साड़ीज हैं ये, और इन साड़ियों को जो है वो GI टैग अभी मिले हैं। तो ये आपने चीज़ें नोट करनी है क्योंकि GI टैग के बारे में पहले भी क्वेश्चन जो है वो पूछे जा चुके हैं एग्जाम में, होपफुली आगे भी पूछे जाएंगे। अब तो बहुत सारे GI टैग मिल चुके हैं अभी तक, परंतु आपको रिसेंटली जो GI टैग किसी आइटम को मिलता है वो ध्यान रखना है। आगे बोलते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री अ ग्लोबल पीस समिट ऑन यूक्रेन विल बी ऑर्गेनाइज्ड। देखो यूक्रेन में शांति लाई जाए, अब इसके लिए एक वैश्विक शांति शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है वो किया जाएगा, परंतु उसको होस्ट कौन करेगा ये एग्जैक्टली जो है वो क्वेश्चन में
पूछा गया है। तो इसको होस्ट करने वाली कंट्री होगी स्विट्जरलैंड, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। अब देखो सिनेरियो है क्या, वर्ल्ड का सिनेरियो चला हुआ। अगर आपको ये लग रहा है कि पीसफुली सिनेरियो चला हुआ है तो कहीं पर भी पीसफुली सिनेरियो आपको देखने को नहीं मिलेगा। हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं, हमने पढ़ा है रशिया यूक्रेन का वॉर चला हुआ है, उसके बाद हमें इजराइल और हमास का वॉर देखने को मिल गया, पैलेस्टीन रीजन में ये वॉर जो है वो देखने को मिल गया। दूसरी ओर अभी ईरान के द्वारा पाकिस्तान, सीरिया इन रीजन के ऊपर जो है वो अटैक किए गए हैं, ये हमें तीसरा अटैक देखने को मिल गया। चौथी ओर हमें देखने को क्या मिलता है कि चाइना भी जो है वो ताइवान के प्रति अपना अग्रेसिव बिहेवियर जो है वो दिखा रहा है। अभी ताइवान में जो है वो इलेक्शन हुए थे, हमने पढ़ा था वहाँ के जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए थे उनमें जो राष्ट्रपति चुनकर आए थे वो विलियम लाई चिंग ते जो था वो आए थे। तो विलियम लाई चिंग ते जो था वो प्रेसिडेंट वहाँ के बने। उसके बाद चाइना भी थोड़ा सा अग्रेसिव रुख जो है वो अपना दिखा रहा है। तो चाइना एक्चुअली में क्लेम ये करता है कि पूरा का पूरा रीजन जो है वो उनका है, कि ताइवान कुछ है ही नहीं, ताइवान हमारा ही पार्ट है। परंतु बहुत सारी कंट्रीज अभी ऐसी हैं जो ताइवान को रिकॉग्नाइजेशन जो है वो देती हैं। बेशक कंट्रियों की जो गिनती है वो कम हो रही है, परंतु देती हैं कंट्रियां ताइवान को जो है वो मान्यता देती हैं। परंतु सोचिए अगर आप, चाइना ने भी कहीं ताइवान के ऊपर अटैक कर दिया और ताइवान के पास काफ़ी पावर्स अभी हैं, यूएस का सपोर्ट चाइना को है, तो ये चीज़ें ना कहीं न्यूक्लियर वॉर को जो है वो एक बढ़ावा ना दे दें। अगर न्यूक्लियर वॉर को बढ़ावा नहीं भी देंगी ना तो एक इनस्टेबिलिटी सी जो था ये अपने इस पूरे वर्ल्ड में जो है वो जनरेट करेंगी। और भारत की अगर हम बात करें तो इंडिया एक सबसे बड़ी इकोनॉमी जो है वो है बनने को जा रही है, और इंडिया के साथ पाकिस्तान एक और बाउंड्री शेयर करता है, चाइना एक और बाउंड्री शेयर करता है। और वो कहते हैं ना कि अगर पड़ोस में ही स्टेबिलिटी ना हो तो आप कैसे अपने घर में शांत रह सकते हैं। तो डेफिनेटली इंडिया को भी दिक्कत देखने को फिर मिलेगी यहाँ से। ये सारी बात है। तो हमने क्या क्या जाना, क्वेश्चन जो पॉइंट ऑफ व्यू, स्विट्जरलैंड जो है वो इस मीटिंग को होस्ट करेगा जो यूक्रेन में शांति लाने की बात कर रही है। दूसरी बात हमने जानी कि ताइवान के नए प्रेसिडेंट जो बने हैं वो कौन है, और हमने ईरान, इजराइल, ये सारी बातें जो था वो यहाँ से क्लियर कर ली। अगले क्वेश्चन में देखें, बोलते हैं हु वॉज अवॉर्डेड द बेस्ट फीफा मेंस 2023 प्लेयर अवार्ड। तो बोलते हैं कि जो फीफा का सर्वश्रेष्ठ 2023 का खिलाड़ी का अवार्ड अभी दिया गया है वो किसको दिया गया है, ये लियोन मेसी को जो है वो दिया गया है। अब देखो लियोन मेसी को जो है वो दिया गया है, परंतु आपने ध्यान रखना है कि फुटबॉल के ये प्लेयर है और इनकी कंट्री कौन सी है, ये भी तो पता होना चाहिए कि फुटबॉलर हैं तो कौन सी कंट्री के हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। तो ये अर्जेंटीना के जो हैं वो फुटबॉलर हैं, ये आपने ध्यान रखना है। अर्जेंटीना के लिए जो है ये खेलते हैं, इनका ये पता होना चाहिए। साथ में ही यहाँ पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो भी जो है वो दिए गए हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बारे में भी थोड़ा सा पता होना चाहिए कि ये कौन सी कंट्री के लिए जो है वो खेलते हैं। तो ये पोर्टुगीज़ कंट्री के लिए जो है वो खेलते हैं। पुर्तगाल जो पोर्टुगीज़ कंट्री है ना, उसके लिए जो है ये खेलते हैं, ये आप ध्यान रखें। तो इन दोनों की कंट्री ध्यान रखनी है और जिसको ये अवार्ड दिया गया है वो भी ध्यान रखना है। और मेसी फर्स्ट फुटबॉलर बन गए हैं अभी जिन्होंने लगातार 3 टाइम जो है ये अवार्ड जो है वो जीता है। और ये अवार्ड प्रीवियसली आपने ध्यान रखना है कि जो फीफा वर्ल्ड कप का अवार्ड है ना, इसको पहले कहा जाता था फीफा वर्ल्ड प्लेयर ऑफ द ईयर, और 1991 से लेकर 2009 तक इसको यही कहा जाता था। फिर इसको फीफा बैलन डी और फॉर जो था वो अवार्ड कहा जाने लगा, और 2010 से 2015 तक इसको यही कहा जाता था। और अभी आप इसका नाम देख रहे हैं फीफा मेंस 2023 प्लेयर अवार्ड, फीफा वुमेन्स, इस तरह से जो है वो इनके नाम जो है वो पड़ गए हैं। और प्लेयर्स के आपने जान लिया कंट्री कौन कौन सी हैं। अगला क्वेश्चन देखें, बोलते हैं इन विच स्टेट इज़ द एनुअल फेयर नेम्ड गंगा सागर फेयर है। तो बोलते हैं कि गंगा सागर मेला नाम ये जो है वो वार्षिक मेला है और कहाँ पर जो है ये लगता है। गंगा सागर एक इम्पॉर्टेंट फेयर है, ये जो है वो वेस्ट बंगाल में लगता है, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। अभी देखो फेयर्स का धीरे धीरे सीजन जो है वो आ रहा है और आपने फेयर्स के बारे में अलग अलग बातें जो हैं वो जान रखी हैं पहले उत्तीर्ण सीरीज में ही, वो भी हम रिवाइज करेंगे। परंतु गंगा सागर मेला इसीलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये ना एक बहुत बड़ा मेला होता है, सेकंड लार्जेस्ट हिंदू फेयर कह लीजिए आप। कुंभ के मेले के बाद जो है ये सेकंड लार्जेस्ट हिंदू फेयर जो है वो होता है। बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं और वेस्ट बंगाल में जो है ये होता है। ये नोट करने वाली बात है कि सेकंड लार्जेस्ट हिंदू फेयर है ये, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट हुई बात, वेस्ट बंगाल हुआ। और गंगा रिवर आपको पता है कि इंडिया की बड़ी ही सेकुलर रिवर है, बड़ी पूजनीय नदी है। जब ये बहती बहती इस तरह से जाती है ना और
बांग्लादेश में जाकर जो है वो मिल जाती है। तो बांग्लादेश में इसको किस नाम से जानते हैं? बांग्लादेश में इसको पद्मा नाम से जो है वो जाना जाता है। ये भी एक जीके का क्वेश्चन जो है वो बनता है। या पूछ सकते हैं कि किस नदी को जो है वो बांग्लादेश में पद्मा नाम से जाना जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये गंगा नदी बहती हुई आती है। इसमें यहाँ से भी ट्राइब्यूटरीज जो है वो जुड़ती हैं, यहाँ से भी जो है वो ट्राइब्यूटरीज इसमें जुड़ती हैं, और फिर ये जब फाइनली जाकर बांग्लादेश में मिलती है, पहुँचती है जाकर, तो इसको पद्मा नाम जो है वो दे दिया जाता है। ये इंपॉर्टेंट हो गई बात जानने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या दिया गया है। आगे दिया गया है क्वेश्चन, बोलते हैं द थीम ऑफ द नेशनल यूथ डे 2024 इज। तो बोलते हैं कि 2024 का जो राष्ट्रीय युवा दिवस हुआ, इसकी क्या थीम जो था वो रखी गई थी। अब देखो, नेशनल यूथ डे पहले मनाया कब जाता है और 2024 में इसकी थीम क्या थी। नेशनल यूथ डे जो है वो प्रत्येक वर्ष जनवरी 12 को जो है वो मनाया जाता है। जनवरी 12 को मनाया जाता है और जनवरी 12 2024 में इसकी थीम रखी गई थी, अराइज अवेक एंड रियलाइज द पावर ऑफ यू होल्ड, है ना, ये थीम रखी गई थी। अराइज अवेक एंड रियलाइज द पावर यू होल्ड, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। 2024 में तो इसकी ये थीम रखी गई थी। इससे पहले 2023 में भी ये मनाया गया था। तो 2023 में इसकी थीम रखी गई थी विकसित युवा विकसित भारत। ये आपने ध्यान रखना है, ये 2023 की थीम थी। इस साल की और पिछले साल की थीम आपने ध्यान रख लेनी है। अब मनाया क्यों जाता है? क्योंकि ये बर्थ डे होता है, इस दिन बर्थ एनिवर्सरी के रूप में मनाते हैं हम। क्यों? स्वामी विवेकानंद जी की बर्थ एनिवर्सरी के रूप में मनाते हैं। स्वामी विवेकानंद जी के बारे में आपको क्वेश्चन जो है वो पता होने चाहिए अब, क्योंकि इनके बारे में क्वेश्चन एग्जाम में मॉडर्न हिस्ट्री में क्वेश्चन बन जाता है। देखो, इनका जन्म हुआ था 12 जनवरी को, और 12 जनवरी को हम नेशनल यूथ डे के रूप में मनाते हैं। 12 जनवरी 1863 को इनका जन्म हुआ था। इनका नाम, ओरिजिनल नाम जो इनका था ना, तो इनका नाम था नरेंद्र नाथ दत्त, ये आपने ध्यान रखना है। और 1893 में जो है वो इन्होंने जो है वो अपना नाम जो है वो विवेकानंद रख लिया था, महाराजा अजीत सिंह के कहने पे। और उसके बाद आपने ध्यान रखना है कि इनके द्वारा ना एक जो बड़े ज़्यादा फेमस ये हुए ना, वो क्यों हुए, 1899 में इनके द्वारा एक बेलूर मठ स्थापित किया गया उसके लिए, और उससे पहले 1897 में जो था वो इनके द्वारा रामाकृष्ण मिशन की स्थापना जो था वो की गई। उससे भी पहले 1893 में इनके द्वारा क्या किया गया था, वर्ल्ड पार्लियामेंट एक रिलीजियस समिट हुई थी शिकागो में, उसमें स्पीच दी गई थी, बड़ी ज़बरदस्त स्पीच इनके द्वारा दी गई थी 1893 में, और इसके लिए ये फेमस हो गए। 3 बातें ध्यान रखनी है कि पार्लियामेंट में जो एक वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजियस की जो रिलीजन की जो थी एक समिट हुई थी शिकागो में, वो कब हुई थी? 1893 में हुई थी। दूसरा ध्यान रखना है कि रामाकृष्ण मिशन की स्थापना कब की गई थी? 1897 में की गई थी। तीसरी बात ध्यान रखनी है कि इन्होंने जो है वो बेलूर मठ एस्टेब्लाइज किया था, वो कब किया था, और ये इन्होंने 1899 में जो था वो एस्टेब्लाइज किया था। और इनका देहांत कब हुआ था? तो देहांत इनका जो था वो बेलूर मठ में ही हुआ था, और 1902 में इनका देहांत जो था वो हो गया था। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने इनके लिए ध्यान रखने हैं। ये जो थीम है ये भी आपने यहाँ से नोट करनी है। अगले क्वेश्चन में देखें क्या बोलते हैं ऑन विच डे द इंडियन आर्मी डे इज ऑब्जर्व्ड इन इंडिया। तो बोलते हैं कि भारत में जो भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है। भारत में जो है ये भारतीय सेना दिवस, ऑप्शन डी, 15 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन डी सही आंसर है। ये तो मैंने आपके साथ शेयर किया भी था, टेलीग्राम पर मैंने क्विज की फॉर्म में ये क्वेश्चन डाला था। अब देखो, 15 जनवरी को ये इंपॉर्टेंट डे मनाया जाता है, परंतु आपको पता होना चाहिए कि 15 जनवरी को ही ये इंपॉर्टेंट डे क्यों मनाया जाता है। 15 जनवरी को ये इंपॉर्टेंट डे इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन जो था वो फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा, जो फील्ड मार्शल थे ना, जिनका नाम था के.एम. करियप्पा, इनके द्वारा जो था वो पदभार जो था वो संभाला गया था। ये आपने ध्यान रखना है, के.एम. करियप्पा ने जो था वो पदभार संभाला था, और इनकी उपलब्धियों को गिनाते हुए जो है ये मनाया जाता है। 15 जनवरी 1949 थी। 15 जनवरी 1949 को जो था वो फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा जो था वो स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय सेना के प्रमुख जो था वो बने थे। ये पहले भारतीय थे जो भारतीय सेना के प्रमुख जो था वो बने थे, और इसीलिए इसी दिन को जो है वो इसीलिए याद किया जाता है, और फिर भारतीय सेना इंडियन आर्मी डे के रूप में जो है वो मनाया जाता है। तो के.एम. करियप्पा का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपके लिए यहाँ से। दूसरी बात आपके लिए यहाँ से क्लियर हो गई कि क्यों मनाया जाता है। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है यहाँ पर, बोलते हैं यहाँ पर बीटन कप इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग गेम। तो बोलते हैं कि ये जो बीटन कप है निम्नलिखित में से किस खेल के साथ जो है वो जुड़ा हुआ है। ये चर्चा में आया था बीटन कप, तो इसीलिए ये स्टार्ट होने वाला है कप अभी, तो इसीलिए चर्चा में आया था। ये कप कौन से खेल के साथ जुड़ा हुआ है? ये जुड़ा हुआ है जी हॉकी खेल के साथ। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है।
हॉकी खेल के साथ कौन कौन से इंपॉर्टेंट कप जुड़े हुए हैं और हॉकी खेल के बारे में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उनको हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर। पहला क्वेश्चन तो आपने ध्यान रखना है कि हॉकी के साथ जो प्लेयर जुड़े हुए हैं वो कौन कौन से। हॉकी में कितने प्लेयर होते हैं, ये बात आपसे पूछ ली जाए तो 11 प्लेयर हॉकी में जो है वो होते हैं। और दूसरी ओर आपने ध्यान रखना है कि हॉकी के साथ कौन कौन से कप जुड़े हुए हैं। तो एक तो आप आगा खां कप पढ़ते हैं, आगा खां कप जो है वो हॉकी के साथ जुड़ा हुआ है। एक आप ध्यानचंद ट्रॉफी पढ़ते हैं, ये भी हॉकी के साथ जो है वो जुड़ी हुई है। अब बॉम्बे गोल्ड कप पढ़ते हैं, ये भी हॉकी के साथ जो है वो जुड़ा हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बीटन कप आप पढ़ते हैं तो ये भी जो है वो हॉकी के साथ जो है वो जुड़ा हुआ है। रंगा स्वामी कप है एक, ये भी हॉकी के साथ जो है वो जुड़ा हुआ है। रंगा स्वामी कप ये भी इंपॉर्टेंट है। सुल्तान ऑफ जोहर ट्रॉफी है एक, ये भी हॉकी के साथ जो है वो जुड़ी हुई है। एक अजलन शाह कप है, अजलन शाह कप भी हॉकी के साथ जो है वो जुड़ा हुआ है। अब इतने सारे कप मैंने आपको बता दिया, आपको कौन कौन से याद रखने। एक आपको आगा खां कप हॉकी का ध्यान रखना है, एक आपको ये बीटन कप ध्यान रखना है, तीसरा आपको ध्यान रखना है अगर कोई इंपॉर्टेंट कप तो वो आपको क्या ध्यान रखना है, वो आपको ध्यान रखना है रंगा स्वामी कप, ये इंपॉर्टेंट है रंगा स्वामी कप। और हॉकी में कितने प्लेयर होते हैं वो आपको ध्यान रखना है कि 11 प्लेयर जो है वो हॉकी में होते हैं। हमारे पास हॉकी को लेकर जो है वो स्टेडियम भी हैं, जैसे कि स्वामी मान सिंह स्टेडियम कहाँ पर स्थित है, वो जयपुर में स्थित है। एक नेहरू स्टेडियम है जो कि दिल्ली में जो है वो स्थित है हॉकी के लिए। एक लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम है हॉकी के लिए, ये हैदराबाद में स्थित है। ध्यानचंद स्टेडियम है हॉकी के लिए, ये कहाँ पर स्थित है, लखनऊ में जो है वो स्थित है। और जो लार्जेस्ट एक स्टेडियम बनाया गया है ना इंडिया में, जिसका नाम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, वो कहाँ पर स्थित है, वो अहमदाबाद में जो है वो स्थित है। यहाँ पर एक मैच भी हुआ था अभी क्रिकेट का, जो फाइनल वर्ल्ड कप हुआ था वो यहीं पर तो हुआ था। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करें उससे पहले आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट बात। देखिए, अगर आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं और अलाइड सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो इन दोनों की टेस्ट सीरीज हमने जो है वो चलाई हुई है। पीजीटी और अलाइड सर्विस दोनों में नेगेटिव मार्किंग है और नेगेटिव मार्किंग से डील करने के लिए सबसे बेस्ट मेथड है कि आप जो है वो क्या करें, प्रैक्टिस करें। अगर प्रीलिम्स आपका पास हो गया, यानी कि पेपर 1 पास हो गया और अलाइड में प्रीलिम्स पास हो गया, तब आपको जो है वो आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, नहीं तो वहीं पर सक्सेस जो है वो रुक जाएगी। प्रैक्टिस करें। अगर आपको टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस करनी है उसके लिए ना, तो टेस्ट सीरीज हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में जो है उसके लिंक दे रखे हैं, वहाँ से आप अवेल कर सकते हैं। और इन दोनों की ही जो टेस्ट सीरीज है ना, उसको ज्वाइन करने के बाद टेस्ट सीरीज का जो ग्रुप है ना, टेस्ट सीरीज का ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना। उस ग्रुप से ना आपको काफ़ी हेल्प जो है वो मिलने वाली है, ये ध्यान रखना। टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने के बाद टेस्ट सीरीज का ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना, वहाँ से काफ़ी हेल्प आपको मिलेगी। अब देखिए, हम कुछ विलोम शब्द जो है वो देखेंगे। विपरीत शब्द आप कह सकते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट हैं सारे के सारे ही, और डेफिनेटली आपकी पीजीटी में भी, एलाइड के मेंस में भी, और पटवारी, पुलिस कांस्टेबल, इन सभी एग्जाम में हेल्प करेंगे। उपयुक्त देखें, उपयुक्त का जो विलोम होता है वो क्या होता है, अनुपयुक्त जो है वो उसका होता है। अनुपयुक्त किस तरह से लिखना है वो भी आप ध्यान रखें। अनुपयुक्त इस तरह से लिखना है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद है उपादेय। उपादेय का होता है अनुपादेय, ये आप कर लेंगे। उद्भव है उसके बाद उद्भव। उद्भव का क्या होता है, उद्भव का होता है अवसान। अवसान जो है वो इसका विपरीत अर्थ होता है उद्भव का, ये आपने ध्यान रखना है। अगला देखिए, अगले में बोलते हैं उन्मुख। उन्मुख का जो विपरीत अर्थ होगा वो क्या होता है, विमुख होगा इसका। और विमुख किस तरह से लिखा जाता है, इस तरह से विमुख जो है वो लिखा जाता है। आगे दिया गया है उज्ज्वल। उज्ज्वल का विपरीत अर्थ जो है वो क्या होगा, उज्ज्वल का होगा धूमिल। कहते हैं ना कि छवि को धूमिल कर दिया उसने, धूमिल होगा इसका, ये आपको ध्यान होना चाहिए। उचित है आगे, उचित का तो आसान ही है। अनुचित जो है वो इसका विलोम होगा। और गगन है आगे, गगन। गगन के पर्यायवाची शब्द आपने पहले मेरे को बताने हैं। किसके पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं, विलोम अर्थ मैं बताऊंगा। विलोम अर्थ है इसका पृथ्वी। पृथ्वी जो है वो इस तरह से लिखेंगे, पृथ्वी लिखने की प्रैक्टिस एक बार कर ले इस तरह से। और गगन का विलोम अर्थ पृथ्वी है, पर्यायवाची आप बताएंगे। ग्रहण है उससे आगे दिया हुआ। ग्रहण का विपरीत अर्थ होता है त्याग करना। ग्रहण होता है ना किसी चीज़ को स्वीकार कर लेना, परंतु किसी चीज़ को त्याग देना, ये इसका विलोम हो गया। आगे है गुनाहगार। गुनाहगार का होगा बेगुनाह, ये आपने ध्यान रखना है। बेगुनाह जो है वो इसका विपरीत अर्थ जो है वो होगा। आगे देखें जी, क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, यहाँ पर बोलते हैं व्हाट इज इंडियाज रैंक इन 2024 हेनली पासपोर्ट इंडेक्स। तो एक हेनली पासपोर्ट इंडेक्स निकाला जाता है, इसमें भारत का क्या रैंक रहा। लास्ट एडिशन में हमने ये क्वेश्चन डिटेल से डिस्कस किया था, अभी आप कमेंट करके इसका आंसर बताएंगे। और टेलीग्राम पर अगर आपने अभी तक हमें ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 इस तरह से सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। यहाँ पर आपको इस वीडियो की PDF प्रोवाइड करवा दी जाएगी, प्रीवियस जो वीडियो हुई है उनकी PDF मिल जाएगी। हर एक इंपॉर्टेंट जानकारी
जानकारी जो एग्जाम में आपकी हेल्प करती है वो भी मिल जाएगी। टेस्ट सीरीज के लिंक तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंस।